हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नॉर्म लीनियर स्पेस के डेफिनेशन और उसके एक रिजल्ट देखा था। हमने नॉर्म को डिफाइन किया था इनर प्रोडक्ट स्पेस पे और उसके बेसिस के ऊपर हमने नॉर्म की 3 प्रॉपर्टीज दिखाई थी और उसके बेस पे हमने नॉर्म लीनियर स्पेस डिफाइन किया था। हमने कहा था कि V कोई वेक्टर स्पेस है और उसके ऊपर हम एक फंक्शन V से F में F VF है, V जो है वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F है, जहाँ F या तो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रियल नंबर है, फील्ड ऑफ रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। और नॉर्म है एक फंक्शन V से F में। यदि V से F में एक फंक्शन है जो कि 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, वो 3 प्रॉपर्टीज क्या है? पहला कहता है कि नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू V, और दूसरा है इसी का कि एंड नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। ये पहली प्रॉपर्टी थी। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि नॉर्म ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। ए स्केलर है, यदि आर है उसमें मॉड की जो मीनिंग है वहां पर वो मीनिंग आ जाएगी, और सी कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां पर जब मॉड की जो मीनिंग होगी वहां पर उसकी मीनिंग आ जाएगी। यहाँ ए किस में बिलोंग कर रहा है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। ये दूसरी प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है जब हम नॉर्म को हम डिफाइन करते थे इनर प्रोडक्ट के स्पेस में। तो हमने देखा था कि ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती थी और इसी 3 प्रॉपर्टी के बेस पे हमने ये नॉर्म की जो डेफिनेशन है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस से हट के हमने क्या रख ली कि हमने रख ली कि यदि कोई फंक्शन हमें V से F में मिले जो ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे इट इज अ नॉर्म ऑन V, एंड V द वेक्टर स्पेस V इंक्लूडेड विद दिस नॉर्म इज कॉल्ड नॉर्म लीनियर स्पेस। तो हमने नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन लास्ट क्लास में हमने देखी और इसके ऊपर हमने रिजल्ट देखा कि हमने एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देखा था। वो देखा था कि यदि V नॉन लीनियर स्पेस है, यानी कि उसके V के ऊपर एक नॉर्म हमने डिफाइन कर लिया जो ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, एक ऐसा फंक्शन V सेट में जो 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस मिल गया। तो नॉन लीनियर स्पेस में नॉर्म जो है वो एक मेट्रिक को इंड्यूस करता है। किस तरह से? D ऑफ एक्स वाई को हम डिफाइन करते हैं नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो हम देखते हैं कि ये मैट्रिक की जो 4 प्रॉपर्टीज होती है, जो 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि d ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, जो भी हमारा सेट है यहाँ पे b हो गया सेट। दूसरा d ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, या फिर d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। तीसरा था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स। और चौथा प्रॉपर्टी जो था वो ट्रायंगल इनक्वालिटी था, d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। ये 4 प्रॉपर्टी था। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि ये जो नॉर्म है वो ये 4 प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि यदि हमारा एक नॉन लीनियर स्पेस मिल जाए तो वो ऑटोमेटिकली एक वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो हमें वेक्टर स्पेस के जो एग्जांपल्स खोजने हैं, तो वेक्टर स्पेस के एग्जांपल्स में अब हमें क्या करना होता है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग न्यू सेट्स, एक नया सेट लेने से बढ़िया क्यों ना हम ऐसा वेक्टर कोई एक वेक्टर स्पेस ले, उसके ऊपर एक नॉर्म डिफाइन कर दे। नॉर्म डिफाइन कर दे मतलब ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए। तो यदि 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो वेक्टर स्पेस मिल जाएगा, यानी नॉर्म लीनियर स्पेस मिल गया। नॉर्म लीनियर स्पेस क्या हो जाएगा? वो एक मैट्रिक्स स्पेस मिल जाएगा। तो मैट्रिक्स स्पेस के एग्जांपल्स अबंडेंस में मिल जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें एक वेक्टर स्पेस खोजना है, एक हमें V एक वेक्टर स्पेस चाहिए जो, और उसमें एक नॉर्म चाहिए, यानी कि हमें नॉन लीनियर स्पेस खोजना है। नॉन लीनियर स्पेस इज इक्विवेलेंट टू फाइंडिंग अ मेट्रिक स्पेस। तो एग्जांपल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। अब हमें जो नॉर्म शो करना होता है, तो अब नॉर्म खोजना है मतलब क्या है, यानी V एक वेक्टर स्पेस है और ये एक फंक्शन है V से F में। तो ये जो नॉर्म होगा, नॉर्म होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो ये 3 कंडीशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो भी कहा जाता है शो करने के लिए वो होता है इनइक्वालिटी को शो करना। ये इनइक्वालिटीज कैसे हम शो करें? तो ये जो इनइक्वालिटीज है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को शो करने के लिए हमें अलग अलग ट्रिक्स लेने पड़ते हैं, या फिर अलग अलग रिजल्ट है। एक रिजल्ट से सहारा लेके दूसरे रिजल्ट पे आते हैं, दूसरे रिजल्ट से सहारा लेके तीसरे रिजल्ट पे आते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस चलता है। अब जो है हम जो डिफाइन करना चाह रहे हैं वो हम डिफाइन करना चाह रहे हैं सीक्वेंस स्पेस। सीक्वेंस स्पेस, तो सीक्वेंस स्पेस क्या होते हैं? हम बाउंडेड सीक्वेंस के स्पेस को हम देखना चाहते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस है वो एक मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो नॉन लीनियर स्पेस होगा ये, पहले हमें ये देखना होगा कि वो नॉन लीनियर स्पेस है। अब नॉन लीनियर स्पेस है तो नॉर्म शो करना होगा।
नॉर्म शो करना है, तो नॉर्म शो करना है हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी शो करनी पड़ेगी, नॉर्म की ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को शो करने के लिए जो हमारे पास टूल्स हैं, जब हम सीक्वेंस स्पेस के ऊपर आएंगे तो उसमें हमें 3 स्टेजेस में काम करने होंगे। सबसे पहला होगा यंग्स इनइक्वालिटी, और यंग्स इनइक्वालिटी के हेल्प से हम होल्डर्स इनइक्वालिटी को देखेंगे, होल्डर्स इनइक्वालिटी, और होल्डर्स इनइक्वालिटी के हेल्प से हम मिन कॉस्की इनइक्वालिटी के ऊपर आएंगे, और मिन कॉस्की इनइक्वालिटी से हम सीक्वेंस स्पेस पे नॉर्म के ऊपर ट्रायंगल इनइक्वालिटी को शो करेंगे। ये हमारा प्रोसेस है। आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ यंग्स इनइक्वालिटी की बात करेंगे। आज यंग इनइक्वालिटी को देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम होल्डर्स इनइक्वालिटी और मिन कॉस्की इनइक्वालिटी को एक साथ देखेंगे। अब हम आते हैं यंग्स इनइक्वालिटी क्या है। यंग्स इनइक्वालिटी बहुत ही सिंपल सा है, इनइक्वालिटी बहुत ही एलिगेंट प्रूफ भी इसका है। होता क्या है, ये कहता है कि कोई भी दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हम लेते हैं एक्स एंड वाई। एक्स वाई क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। जीरो हो सकता है लेकिन जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एंड फॉर सम फिक्स्ड रियल पी एंड क्यू। पी और क्यू क्या है, फिक्स्ड रियल नंबर है विद कंडीशन जहां पर पी जो है वो एक से बड़ा है, पी की वैल्यू एक से ज्यादा है, और क्यू जो है वो पी पर इस तरह से डिपेंड है कि 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। तो पी क्यू के बीच में रिलेशनशिप दिया गया है कि पी ग्रेटर देन 1 है, एंड 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। यहाँ ध्यान देना है, पी ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 नहीं है। ये एक से बड़ा ही लेना है, एक इक्वल भी नहीं लेना है। पी इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ ध्यान देना है। यदि इतनी चीजें हों, एक्स वाई हमने नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स लिया है, और पी ग्रेटर देन 1 लिया है, और क्यू एक रियल नंबर है, सबसे 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1, देन दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड। यानी कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है, दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर पी अपॉन होल अपॉन पी एंड वाई रेज टू द पावर क्यू होल अपॉन क्यू। इससे छोटा होगा, ये वैल्यू जो है इससे छोटी हो जाएगी। अब कहता है ये दोनों इक्वल कब होगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, यहाँ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर पी अपॉन पी प्लस वाई रेज टू द पावर क्यू अपॉन क्यू। ये इक्वल होगा इफ एंड ओनली एक्स रेज टू द पावर पी इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर क्यू। तो ये हमें प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल। अब इसके लिए अप्रोच क्या करें, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात की जा रही है। हम चाहते हैं कि y जो है, y तो हमें दिया हुआ है, y नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हम क्या करते हैं, y को जीरो नहीं करके y को हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ले लेते हैं। यदि y जीरो रहेगा तो जीरो जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर p अपॉन p, तो ऑटोमेटिकली वो कि ये जीरो होता है, इसको जीरो बना देगा, और एक्स रेज टू द पावर p अपॉन p प्लस जीरो अपॉन q तो जीरो, तो x तो पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी तो ऑब्वियसली ये बड़ी हो जाएगी इससे, तो y इज इक्वल टू जीरो पे तो रिजल्ट होल्ड करेगा ही करेगा। अब लिखते हैं इफ एनी ऑफ x और y vanishes when x y is less than equal to x super p upon p plus y super p upon p, ये होल्ड करेगा, will hold, obviously will hold, जिसको हम इजीली चेक कर सकते हैं, that can be checked easily, that can be checked easily। अब हम चाहते हैं कि नहीं, x भी ग्रेटर देन जीरो है और y भी ग्रेटर देन जीरो है, एक भी जीरो नहीं है। एक भी जीरो होगा तो आसानी से होगा, अब दोनों जीरो हो तो इक्वालिटी हो जाएगी। तो अब जो है हम सपोज करते हैं कि नाइदर x जीरो नॉर y जीरो, तो हम x के ऊपर कंडीशन या y के ऊपर किसी एक को हम मान लेते हैं कि ग्रेटर देन जीरो है। लेट y इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी फिक्स्ड। हमने क्या किया, y को ग्रेटर देन जीरो बना दिया और इसको हमने फिक्स्ड कर दिया। फॉर दिस fixed y, consider the function, consider a function f of x is equal to, हमने क्या किया, xp अपॉन p प्लस yq अपॉन q माइनस xy, हमने x को इधर ले गया, तो हम ये वैल्यू को हम ये हमने मान दिया, तो ये फंक्शन ऑफ x ओनली है क्योंकि y को हमने फिक्स कर दिया। आर्बिट्री है, y आर्बिट्री वैल्यू है लेकिन हमने उसे फिक्स कर दिया, तो ये फंक्शन ऑफ x ओनली है। अब यदि x ओनली है तो इसके मैक्सिमम मिनिमम की बात हम कर सकते हैं, तो हम इसके मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं, तो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ 1 एफ डैश एक्स मस्ट वैनिश, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा
पी एक्स रेज टू द पावर पी माइनस वन अपॉन पी प्लस ये तो कांस्टेंट हो गया, y को हमने फिक्स किया तो ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x रेज टू द पावर p माइनस वन इज इक्वल टू वाई और ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर वन अपॉन p माइनस वन। तो ये वैल्यू आ गई हमारी क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारी एक क्रिटिकल पॉइंट आई, इसको हम 2 मान लेते हैं, तो ये वैल्यू आ गई। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज करके देखना चाहते हैं कि ये कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ऑल्सो एफ डबल डैश, इसको हम एक्स नॉट मान लेते हैं इस पॉइंट को, या एफ डबल एक्स पहले निकालते हैं। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका हम फिर एक बार डेरिवेटिव लेते हैं एफ डैश एक्स का, तो ये क्या आ जाएगा p माइनस वन एक्स रेज टू द पावर p माइनस टू माइनस जीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। एंड एफ डबल डैश, ये वैल्यू पुट करते हैं y रेज टू द पावर वन अपॉन p माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा p माइनस वन और x की जगह लिखा है y रेज टू द पावर वन अपॉन p माइनस वन p माइनस टू, ये वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज p माइनस वन y रेज टू द पावर p माइनस टू अपॉन p माइनस वन। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई p माइनस वन वाई रेज टू द पावर p माइनस टू अपॉन p माइनस वन। अब y जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, y जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो यदि ये ग्रेटर देन जीरो है और p ग्रेटर देन वन है तो p माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, और y रेज टू द पावर कुछ भी रखे p माइनस टू हो सकता है नेगेटिव हो जाए क्योंकि p ग्रेटर देन वन है, लेकिन टू से छोटा हो सकता है, लेकिन y रेज टू द पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव आएगी और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ये होल क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो क्यों, सिंस p इज ग्रेटर देन वन एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो आएगी। सो x इज इक्वल टू y रेज टू द पावर वन अपॉन p माइनस वन इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला हमारे पास। अब यदि पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो ये जो फंक्शन हमने एफ एक्स बनाया है इसका मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आएगी, हम मिनिमम वैल्यू क्या होता है उसे देखते हैं। एंड मिनिमम ऑफ एफ एक्स इन एक्स की वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी की बात करें, एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट को अकर कर रही है, वाई रेज़ टू द पावर वन अपॉन पी माइनस वन इज at x is equal to y raised to the power 1 upon p minus 1 which is f of y raised to the power 1 upon p minus 1। अब ये वैल्यू क्या है वो हम देखना चाहते हैं, तो हमारा फंक्शन में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। f की जगह हमने लिखा y raised to the power 1 upon p minus 1 whole raised to the power p upon p प्लस y raised to the power q upon q माइनस f की जगह हमने लिखा y raised to the power 1 upon p माइनस वन इंटू वाई। तो हमारे पास ये एक सिंपल सा रिजल्ट है। अब हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं ये वैल्यू क्या आ रही है, तो हम देखेंगे ये वैल्यू जीरो आने वाली, देखते हैं कैसे आता है। ये वैल्यू हो जाएगी y रेज़ टू द पावर p अपॉन p माइनस वन और वन अपॉन p हमने लिख लिया, यहाँ पर आया प्लस y रेज़ टू द पावर q अपॉन q और माइनस ये वैल्यू आ जाएगी y रेज़ टू द पावर, ये क्या है वन अपॉन p माइनस वन प्लस वन, यहाँ पावर ऐड हो जाएंगे, वन अपॉन पी माइनस वन प्लस वन हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन पी और वाई रेज़ टू द पावर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि पी और क्यू के बीच में एक रिलेशन हमने रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू वन। तो हमने क्या किया, वन अपॉन क्यू की बात करें तो ये क्या हो गया वन माइनस वन अपॉन पी, और यदि हम यहाँ पी एलसीएम लिखें तो पी माइनस वन अपॉन पी, तो वन अपॉन क्यू क्या हो जाएगा पी माइनस वन अपॉन पी, यानी क्यू की क्या हो जाएगी वैल्यू पी अपॉन पी माइनस वन। ये क्यू की वैल्यू होती है, क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ क्या है पी अपॉन पी माइनस वन को हम लिख सकते हैं वाई रेज़ टू द पावर क्यू और माइनस यहाँ पर प्लस है प्लस वाई रेज़ टू द पावर क्यू अपॉन क्यू और माइनस, इसे हम गौर से देखें तो ये क्या हो जाएगा वाई रेज़ टू द पावर, ये हो जाएगा इसका एलसीएम ले तो ये हो जाएगा p माइनस वन वन प्लस पी माइनस वन वन कैंसिल हो, यानी p अपॉन पी माइनस वन हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली यहीं पर लिख लेते हैं p अपॉन पी माइनस वन, तो p अपॉन पी माइनस वन क्या हो जाएगा q हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू हम लिख लें y रेस्ट टू द पावर क्यू कॉमन ले ले, तो क्या होगा 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1, दिस इज y रेस्ट टू द पावर क्यू, और 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज 1, ये हमने लिख रखा है। तो 1 माइनस 1 यानी कि y रेस्ट टू द पावर क्यू इंटू 0 इज 0। तो हमने देखा है कि fx की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। सो फॉर arbitrary fixed y greater than 0, the minimum value of fx is equal to xp upon p plus yq upon q minus xy is 0। ये मिनिमम वैल्यू है। सो दैट इज f of x is greater than equal to 0। मिनिमम वैल्यू 0 है तो 0 से इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, दैट इज x रेस्ट टू द पावर p अपॉन p प्लस y रेस्ट टू द पावर q अपॉन q माइनस xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज xp अपॉन p प्लस yq अपॉन q इज ग्रेटर देन xy। तो ये हमारा रिजल्ट आया कि x रेस्ट टू द पावर p अपॉन p प्लस y रेस्ट टू द पावर q अपॉन q इज ग्रेटर देन xy। यही हमें शो करना था। हमने x को क्या है, y को आर्बिट्री माना, आर्बिट्री y ग्रेटर देन 0। पहला तो कैसे लिया, x और y दोनों में से कोई भी 0 हो या दोनों 0 हो, उसमें तो ये होल्ड कर ही रहा है। तो इन आइदर केस वेदर y इज 0 और नॉन 0 या y नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो, इसके लिए ट्रू हो रहा है ये रिजल्ट। लिख सकते हैं सिंस y इज आर्बिट्री सो आवर रिजल्ट होल्ड्स। इक्वालिटी, इक्वालिटी के ऊपर आते हैं कि इक्वल कब होगा। तो अब हम आते हैं इक्वालिटी के ऊपर। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, तो इफ एंड ओनली की कंडीशन है कि ये इक्वल कब होगा, जब इफ एंड ओनली दिस इक्वल टू दिस। तो हम ये सब पूछ करके इसको प्रूव कर सकते हैं, ये सब पूछ करके इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले ये जूम कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो लेट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर पी अपॉन पी प्लस वाई रेज टू द पावर क्यू अपॉन क्यू। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज x raised to the power p upon p plus y raised to the power q upon q minus xy is equal to 0। this implies fx is equal to 0। और ये fx is equal to 0 कब है, ये कब होगा, when x is equal to y raised to the power 1 upon p minus 1। सिर्फ इसी पॉइंट पे ये 0 हो रहा है और कोई वैल्यू 0 होगी नहीं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y raised to the power p minus 1। और इसको हम क्या करते हैं, वो इक्वल कब होगा, जब x raised to the power p is equal to y raised to the power 1 upon p minus 1 raised to the power p, which implies x raised to the power p is equal to y raised to the power p upon p minus 1, which implies x raised to the power p is equal to y raised to the power q। क्यों, क्योंकि 1 upon p plus 1 upon q is equal to 1। तो p upon p minus 1 1 upon q हो जाएगा, p upon p minus 1 q हो जाएगा। ये हम इसे देख चुके हैं यहाँ पर पहले भी। तो ये बहुत ही सिंपल सा था कि हमने ये माना तो ये हो जाएगा। अब कन्वर्सली सपोज करते हैं, conversely let x raised to the power p is equal to y raised to the power q। यदि x raised to the power p y raised to the power q होगा तो this implies x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y raised to the power q upon p, और ये वैल्यू हो जाएगी y raised to the power q क्या है, q को हम p के टर्म में लिख लेते हैं। तो q को हम p के टर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, q जो है 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल टू 1 है। तो 1 अपॉन क्यू हो गया 1 माइनस 1 अपॉन पी, यानी कि p माइनस 1 अपॉन पी। तो q की वैल्यू हो जाएगी p अपॉन p माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं y रेज टू द पावर q को हम लिख सकते हैं p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 होल अपॉन 1 अपॉन p, यानी कि y की वैल्यू 1 अपॉन p माइनस 1। तो दैट इज x इज इक्वल टू q इज इक्वल टू y रेज टू द q implies x is equal to y का पावर 1 upon p minus 1 and f of y upon 1 upon p minus 1 is equal to 0 हमने प्रूफ किया हुआ है। सो x y is equal to x p plus y q if and only if x is to the power p is equal to y is to the power p। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो यही हमारा यंग्स इनइक्वालिटी थी, और यंग्स इनइक्वालिटी के हेल्प से हम होल्डर्स इनइक्वालिटी को बहुत ही आसानी से
प्रूफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम होल्डर्स इनक्वालिटी को प्रूफ करेंगे और होल्डर इनक्वालिटी के हेल्प से हम मीन कॉस्ट की इनक्वालिटी को प्रूफ करेंगे। और जब ये दोनों प्रूफ हो जाएगा तो फिर हम सीक्वेंस स्पेस को डिफाइन करेंगे।